नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। दिसंबर का आखिरी हफ्ता और गुलमर्ग की वो हाड़ कपा देने वाली ठंड। मैं और अमन दिल्ली की भागदौड़ से दूर यहाँ कुछ दिन सुकून के बिताने आए थे। होटल स्नो व्यू का नज़ारा जन्नत जैसा था। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ। होटल के लॉन में एक बहुत बड़ा, करीब 8 फीट ऊंचा स्नोमैन खड़ा हुआ था। होटल ने मैनेजर ने हमें बताया था कि ये स्नोमैन 3 दिन पहले यहाँ रुके कुछ स्कूली बच्चों ने बनाया था। तापमान 10 डिग्री था, इसलिए वो स्नोमैन अब बर्फ का गोला नहीं बल्कि एक पत्थर की चट्टान बन चुका था। वो इतना सख्त था कि उसे हाथ से तोड़ा नहीं जा सकता था। हम बालकनी में बैठकर कश्मीरी चाय पी रहे थे, तभी लॉन से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। एक 7-8 साल का बच्चा, बंटी, उस स्नोमैन के साथ खेल रहा था। स्नोमैन के पेट पर लगे काले कोयले के बटन गिर गए थे। बंटी ने एक नुकीली लकड़ी उठाई और उसे वापस स्नोमैन के पेट में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि लकड़ी अंदर जा ही नहीं रही थी। बंटी ने जिद में आकर अपनी प्लास्टिक की खिलौना कुल्हाड़ी से वहां की बर्फ खुरचना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा मिस्टर स्नोमैन, वो बच्चा बोल रहा था। उसने पेट के हिस्से की बर्फ हटाई। अचानक बंटी का हाथ रुक गया। उसने जो देखा उससे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सफेद बर्फ के नीचे एक नीली पड़ चुकी इंसानी नाक और आधी खुली हुई पत्थर जैसी आंख उसे घूर रही थी। मम्मी! बंटी की चीख ने पूरी घाटी को हिला दिया था। मैं और अमन कप छोड़कर नीचे भागे। होटल का स्टाफ और बाकी मेहमान भी वहां जमा हो गए। बंटी अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था और स्नोमैन की तरफ इशारा कर रहा था। वहां, वहां कोई है। अमन ने भीड़ को हटाया और स्नोमैन के पास गया। उसने ध्यान से उस खुरची हुई जगह को देखा। वो सचमुच एक इंसान का चेहरा था जो बर्फ के अंदर दबा हुआ था। हथौड़ा लाओ जल्दी, अमन चिल्लाकर बोला। होटल के गार्ड्स हथौड़ा और सब्बल लेकर बाहर आए। अमन ने सावधानी से स्नोमैन के पेट वाले हिस्से पर चोट मारी। बर्फ की परत टूटी और एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सबकी सांसें थम गई थीं। स्नोमैन के अंदर घुटनों को मोड़े हुए एक आदमी की लाश जमा हुई थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और शरीर अकड़ चुका था। होटल का मैनेजर मिस्टर खन्ना लाश को देखते ही पीछे हट गया। या खुदा, ये तो मिस्टर राकेश है। कौन राकेश? अमन ने पूछा। कमरा नंबर 302 के गेस्ट, मैनेजर ने हकलाते हुए कहा। वो अपनी पत्नी के साथ आए थे। कल कल रात ही तो मैंने उन्हें डिनर टेबल पर देखा था। वो तो बिल्कुल ठीक थे। अमन की भौहें तन गईं। आप कह रहे हैं कि ये कल रात तक जिंदा थे? जी सर। रात के 10 बजे उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा हीटर भी मांगा था। अमन ने स्नोमैन की सख्त बर्फ को छूकर देखा। पिद्दू, ये कुछ बहुत ही अजीब है। क्या? मैं डर से कांप रहा था। ये स्नोमैन 3 दिन पुराना है, अमन ने कहा। ये पूरी तरह जम चुका है, एक चट्टान की तरह। और राकेश कल रात 10 बजे जिंदा था। अमन ने सबकी तरफ देखा। रात के 10 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच कोई एक 6 फुट का आदमी की लाश को 3 दिन पुराने जमे हुए स्नोमैन के अंदर कैसे डाल सकता है, वो भी स्नोमैन को तोड़े बिना। लोकल पुलिस अब आ चुकी थी। इंस्पेक्टर डार ने लाश को बाहर निकलवाया। राकेश की पत्नी अंजलि लाश देखकर बेहोश हो गई थी। इंस्पेक्टर डार ने कहा, हो सकता है कि स्नोमैन को रात में तोड़कर दोबारा बनाया गया होगा।
नामुमकिन, अमन ने स्नोमैन के टुकड़े को देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर, अगर रात में ताजी बर्फ जमाई गई होती तो वो इतनी सख्त नहीं होती। और स्नोमैन का रंग देखिए, ये पुराना और गंदा हो चुका है। ये वही 3 दिन पुराना स्नोमैन ही है। तो फिर लाश अंदर कैसे गई? इंस्पेक्टर ने सिर खुजाते हुए कहा। क्या ये कोई जादू है? अमन की नज़र स्नोमैन के सिर और कंधों पर टिकी थी। जादू नहीं इंस्पेक्टर, विज्ञान। बस हमें नज़र का धोखा दिया गया है। बर्फ के उस पुतले ने सिर्फ एक लाश को नहीं, बल्कि एक गहरे राज को अपने अंदर छिपा रखा था। होटल स्नो व्यू के लॉन में अब सन्नाटा था। सिर्फ बर्फीली हवाओं की आवाज़ थी। पुलिस के 2 हवलदार सब्बल और हथौड़े से स्नोमैन को तोड़ रहे थे। ये काम आसान नहीं था। स्नोमैन की बर्फ इतनी ठोस हो चुकी थी कि हर चोट पर चिंगारी जैसी आवाज़ आ रही थी। करीब आधे घंटे की मशक्क़त के बाद स्नोमैन का पूरा पेट वाला हिस्सा तोड़ दिया गया था। राकेश की लाश धड़ाम से बर्फ पर गिर पड़ी। वो अकड़ा हुआ था, घुटने छाती से लगे हुए थे, उसी पोजीशन में जिसमें उसे अंदर बिठाया गया था। इंस्पेक्टर डार ने लाश का मुआयना किया। शरीर पर कोई गहरा घाव नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई खून नहीं, कोई गोली का निशान नहीं, लेकिन गर्दन। अमन ने झुककर देखा। राकेश की गर्दन पर नीले और काले निशान थे। गला घोटा गया है, अमन ने धीमी आवाज में कहा। हो सकता है कि किसी ने रस्सी या मफलर से घोटा हो और मरने के तुरंत बाद उसे यहाँ छिपा दिया गया। अमन खड़ा हुआ और टूटे हुए स्नोमैन के टुकड़ों को देखने लगा। इंस्पेक्टर, देखिए, लाश को बाहर निकालने में हमें पसीने छूट गए। स्नोमैन को बुरी तरह से तोड़ना पड़ा। तो कातिल ने लाश के अंदर कैसे डाला इसे, बिना स्नोमैन को तोड़े? ये सवाल अब वहां खड़े हर शख्स के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। लाश को एम्बुलेंस में रखवाया गया। अमन लॉन में इधर उधर देख रहा था। अमन, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। पैरों के निशान ढूंढ रहा हूं पिद्दू, अमन ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर कातिल लाश को यहां तक लाया था तो बर्फ पर उसके पैरों के निशान जरूर होने चाहिए, लेकिन लॉन एकदम सपाट और सफेद है। इंस्पेक्टर डार ने भी सिर हिलाया और कहा, अमन जी, आपकी ये उम्मीद बेकार है। रात के करीब 2 से 4 बजे तक यहाँ भारी बर्फबारी हुई थी। अगर कोई निशान होता भी तो वो 3 इंच ताजी बर्फ के नीचे दब चुका है। कुदरत ने कातिल का सबूत मिटा दिया। अमन ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा। सही समय पर बर्फबारी, कातिल की किस्मत तो काफ़ी अच्छी है। थोड़ी देर बाद हम लॉबी में गए, जहां राकेश की पत्नी अंजलि रो रही थी। एक लेडी कांस्टेबल उन्हें पानी पिला रही थी। अमन ने नरमी से पूछा, मिसेस अंजलि, हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें सच जानना ही होगा। राकेश जी को आखिरी बार कब देखा था आपने? अंजलि ने सिसकते हुए बताया, रात के 10 बज रहे थे। हम कमरे में टीवी देख रहे थे। तभी तभी उनके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। किसका? पता नहीं, नाम सेव नहीं था। अंजलि ने याद करने की कोशिश की। राकेश ने फ़ोन उठाया और वो बहुत गुस्से में बात करने लगे। वो कह रहे थे कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा, आज बात ख़त्म ही करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ? अमन ने पूछा। वो फ़ोन रखकर तुरंत कमरे से निकल गए। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले, नीचे लॉबी में जा रहा हूँ, एक पुराना हिसाब चुकाना है, बस 5 मिनट में आता हूँ। और ये कहकर अंजलि फिर से रोने लगी और बोली, वो 5 मिनट कभी नहीं बीते। मुझे लगा वो बार में बैठ गए होंगे, तो इसीलिए मैं सो गई। तभी होटल का एक पुराना वेटर करीम झिझकते हुए आगे आया। साहब, मैंने कल शाम को कुछ देखा था। इंस्पेक्टर डार ने उसे घूरा। क्या देखा था? कल शाम को रिसेप्शन के पास राकेश साहब का झगड़ा हुआ था, करीम ने बताया। एक आदमी के साथ। वो आदमी लाल रंग की जैकेट पहने हुए था।
मैंने उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो राकेश साहब को धमकी दे रहा था। क्या धमकी दे रहा था? अमन ने पूछा। वो कह रहा था मेरे पैसे लौटा दे, वरना तुझे इसी बर्फ में गाड़ दूंगा। अमन और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे को देखा। धमकी सच हो चुकी थी। राकेश अब सचमुच बर्फ में दफन मिला था। होटल को सील कर दिया गया। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हम राकेश के कमरे की तलाशी लेने गए। सामान बिखरा हुआ नहीं था, सब कुछ अपनी जगह पर था। अमन ने राकेश का लेदर बैग खोला। उसमें कपड़े, कैमरा और एक छोटी सी काली डायरी मिली। अमन ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें ज़्यादातर जुआ और सट्टे के हिसाब लिखे थे। हो सकता है कि राकेश सट्टेबाज था। आखिरी पन्ने पर कल की तारीख के साथ एक एंट्री थी। विक्की, 10:30 बजे, फाइनल सेटलमेंट। विक्की, अमन बुदबुदाया। ये विक्की ही वो लाल जैकेट वाला आदमी हो सकता है, मैंने कहा। अमन ने डायरी बंद की। हो सकता है पिद्दू, लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। क्या? मैंने पूछा। अमन बोला, धमकी देना आसान है, मारना भी आसान है, लेकिन लाश को उस जमे हुए स्नोमैन के अंदर डालना, ये गुस्से में किया गया काम नहीं है। ये एक मास्टर माइंड की प्लानिंग है। विक्की अगर सिर्फ पैसों के लिए झगड़ रहा था, तो वो इतनी पेचीदी जगह क्यों चुनेगा लाश छिपाने के लिए? तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर डार का वायरलेस बज रहा था। सर, होटल के पीछे गेट के पास बर्फ में एक लाल जैकेट मिली है। अब कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। हम तुरंत ही भागकर होटल के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां जनरेटर रूम था। वहां बर्फ के ढेर में एक लाल जैकेट दबी हुई मिली। इंस्पेक्टर डार ने दस्ताने पहनकर उसे उठाया। जैकेट भारी थी और उस पर कुछ गहरे धब्बे भी थे। खून के निशान, इंस्पेक्टर बोले। शायद ये राकेश का खून है या कातिल का। इंस्पेक्टर ने जैकेट की जेबें टटोली। अंदर से एक चमड़े का वॉलेट निकला। उसमें कुछ पैसे और एक ड्राइविंग लाइसेंस था। नाम विक्रम सिंह उर्फ विक्की, पता दिल्ली। इंस्पेक्टर ने होटल रजिस्टर चेक कराया। विक्रम सिंह, रूम नंबर 105, रिसेप्शनिस्ट ने कंफर्म किया। इंस्पेक्टर डार ने अपनी गन निकाली। चलो, खेल खत्म। हम दबे पांव रूम नंबर 105 के बाहर पहुंचे। अंदर से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। इंस्पेक्टर ने एक ही झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया। सामने विक्की खड़ा था, हट्टा कट्टा नौजवान, चेहरे पर घबराहट। वो अपना सूटकेस पैक कर रहा था। पुलिस को देखते ही उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन हवलदार ने उसे दबोच लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, विक्की चिल्लाकर बोला। तलाशी लो इसकी, इंस्पेक्टर ने आदेश किया। हवलदार ने विक्की की जेब से एक सोने की घड़ी बरामद की। अमन ने घड़ी देखी। उसके पीछे लिखा था R&A फॉरएवर। ये राकेश की घड़ी है, अमन बोला। मैंने अंजलि के हाथ में भी ऐसी ही एक घड़ी देखी थी। ये एक कपल वॉच है। इंस्पेक्टर ने विक्की के गाल पर एक तमाचा मारा। घड़ी यहाँ है, लाश स्नोमैन में है। अब और क्या सबूत चाहिए? विक्की को हथकड़ी लगाकर लॉबी में लाया गया। वो पसीने से तरबतर था। सर, मेरी बात सुनिए, विक्की गिड़गिड़ा रहा था। हाँ, मैं राकेश से मिलने गया था। उसने मुझसे सट्टे के 5 लाख रुपए लिए थे और लौटा नहीं रहा था। तो तुमने उसे मार दिया? इंस्पेक्टर बोला। नहीं, विक्की चीख कर बोला। हम लॉन में मिले थे, स्नोमैन के पीछे। हमारी बहस हुई। उसने मुझे धक्का दिया तो मैंने उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। उसकी नाक से खून बहने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर वो बेहोश हो गया था साहब। मैंने सोचा यही मौका है। मैंने उसकी कलाई से ये महंगी घड़ी उतार ली। सोचा इसे बेचकर कुछ तो वसूली हो ही जाएगी, और मैं वहाँ से भाग आया। मेरी जैकेट पर उसका खून लग गया था, इसलिए मैंने उसे पीछे ही फेंक दिया। अमन विक्की के करीब गया। उसकी आंखों में गौर से देखा।
और बोला, विक्की, जब तुम वहां से भागे तो क्या राकेश जिंदा था? हाँ, विक्की ने कसम खाई और बोला, उसकी सांसें चल रही थी, वो बस बेहोश था। मैंने उसे स्नोमैन के अंदर नहीं डाला। मुझे तो पता भी नहीं कि वो अंदर कैसे गया। पुलिस विक्की को ले जाने लगी। अब केस सॉल्व हो चुका था, कम से कम पुलिस की नज़रों में। लेकिन अमन अमन खुश नहीं था। वो अपनी जगह पर खड़ा सोच रहा था। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ अमन? कातिल तो मिल गया ना? पिद्दू, विक्की एक उजड़ आदमी है। गुस्से में मुक्का मारना, घड़ी छीनना, ये सब उसके स्वभाव से मेल खाता है। लेकिन लाश को छिपाने का तरीका, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। मैंने बोला, क्या मतलब है इसका? अमन बोला, सोचो, अगर विक्की ने उसे गुस्से में मारा होता तो वो लाश को वहीं बर्फ में छोड़कर भाग जाता या किसी झाड़ी में फेंक देता। वो इतना रिस्क क्यों लेगा कि 3 दिन पुराने जमे हुए स्नोमैन को काटे, लाश अंदर डाले और फिर उसे इतनी सफाई से बंद करे कि किसी को पता भी न चले? अमन ने सिर हिलाया, फिर बोला, ये काम किसी नसीड़ी जुआरी का नहीं, किसी ठंडे दिमाग वाले का है। विक्की बस एक मोहरा है, खिलाड़ी तो कोई और है। हम थोड़ी देर बाद उसी जगह वापस आए जहां स्नोमैन खड़ा था, लेकिन वो अब टूट चुका था। अमन जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। झाड़ियों के पीछे नल के पास उसे एक हरे रंग का रबर पाइप पड़ा मिला। अमन ने पाइप उठाई। पाइप के अंदर थोड़ा पानी अभी भी जमा हुआ था। अमन के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई और वो बोला, पिद्दू, मुझे पता चल गया कि कातिल ने कैसे किया। कैसे? मैंने पूछा। वो बोला, कातिल ने बर्फ का इस्तेमाल नहीं किया। अमन ने मुझे पाइप दिखाई और बोला, उसने पानी और बर्फ के मिश्रण का इस्तेमाल किया। उसने स्नोमैन का धड़ तोड़ा, लाश बिठाई और फिर इस पाइप से पानी और बर्फ का घोल बनाकर दरारों में भर दिया। इतनी ठंड में पानी सीमेंट की तरह जम जाता है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। इसीलिए स्नोमैन इतना ठोस था। मैं बोला, तो इसका मतलब? तभी अमन ने मुझे टोका और आगे कहा, इसका मतलब कातिल कोई ऐसा है जिसे पता था कि पाइप कहाँ रखा है और जिसे विज्ञान की भी हल्की फुल्की समझ है। और सबसे बड़ी बात, अमन ने होटल की खिड़की की तरफ देखा। राकेश की मौत 10:30 बजे नहीं हुई। विक्की के जाने के बाद वहां कोई और भी आया था, और वही है हमारा असली कातिल। अब इंस्पेक्टर डार ने विक्की को पुलिस जीप में बिठा दिया था। केस बंद हो चुका था। सब जाने की तैयारी में थे, लेकिन अमन अमन अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसके माथे पर एक सिकन थी। अमन, अब क्या हुआ? मैंने पूछा। विक्की ने तो कबूल कर लिया कि उसने ही घड़ी चुराई, यानी उसने ही उसे मारा होगा ना। ये बात खत्म हो गई है। पिद्दू, चोर और कातिल में फर्क होता है, अमन कहा। उसने इंस्पेक्टर को आवाज दी, इंस्पेक्टर, 1 मिनट रुकिए। विकी को ले जाने से पहले मुझे एक चीज चेक करनी है। अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर झुंझलाते हुए बोला। राकेश की जेब खाली थी, है ना? अमन ने पूछा। हाँ, विक्की ने सब निकाल लिया था। विक्की ने कहा उसने सिर्फ घड़ी निकाली। उसने वॉलेट या चाबी की बात नहीं की। और होटल के कमरे पुराने स्टाइल के हैं, कार्ड वाले नहीं हैं। चाबी भारी होती है। अमन ने लॉबी की तरफ इशारा किया। जब राकेश नीचे आया था तो उसने कमरा तो लॉक किया ही होगा, इसीलिए चाबी उसकी जेब में ही होनी चाहिए थी। अगर विक्की ने वो चाबी नहीं ली और वो लाश की जेब में भी नहीं है, तो चाबी गई कहाँ? हम सब वापस लॉबी में आ गए। राकेश की पत्नी अंजलि अभी भी सोफे पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। अमन उसके पास गया और बहुत ही सामान्य लहजे में बोला, मिसेज अंजलि, हमें राकेश जी के सामान की इन्वेंटरी बनानी है। क्या आप प्लीज़ कमरे की चाबी दे देंगी? अंजलि ने बिना सोचे समझे अपनी आदत के अनुसार अपने पर्स में हाथ डाला और पीतल की एक चाबी निकालकर अमन की हथेली पर रख दी।
अमन ने चाबी मुट्ठी में बंद कर ली और उसकी आंखों में देखा। शुक्रिया अंजलि जी, लेकिन एक सवाल है। क्या? अंजलि सकपका गई। राकेश जी रात 10 बजे चाबी लेकर नीचे गए थे। उनकी लाश स्नोमैन के अंदर मिली। विक्की ने चाबी नहीं ली। पुलिस को चाबी मिली नहीं। अमन ने अपनी मुट्ठी खोली। तो ये चाबी आपकी पास कैसे वापस आ गई? इसका मतलब आप उनके मरने के बाद उनके पास गई थी? ये बात बोलते ही हॉल में सन्नाटा सा छा गया। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया, बर्फ से भी ज्यादा सफेद। वहां कुछ देर तो खामोशी रही, फिर फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी। हाँ, मैं नीचे गई थी, अंजलि ने कांपते हुए आवाज में कहा। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, वो पहले ही मर चुका था। मेरे लिए पूरी बात बताइए, इंस्पेक्टर डार ने कड़ाई से कहा। अंजलि ने आंसू पोंछे। राकेश एक शैतान था। उसने जुए में हमारा सब कुछ हार दिया। घर, गहने, मेरी बचत, सब। कल रात उसने कहा कि उसे मेरा मंगल सूत्र बेचना है ताकि वो विक्की का कर्जा चुका सके। वो मेरी आखिरी निशानी थी। अंजलि ने सांस ली। जब वो नीचे गया, मैं पीछे पीछे बालकनी में आई। मैंने देखा कि विक्की ने उसे मुक्का मारा और भाग गया। मैं नीचे लॉन में आई। राकेश जमीन पर पड़ा था। वो बेहोश था, मरा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। मैं उसे उठाने लगी, लेकिन तभी मुझे लगा, अगर ये आज बच गया तो कल फिर जुआ खेलेगा, मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। मैं आज़ाद होना चाहती थी। मैंने मैंने अपनी सॉल से उसका गला घोट दिया। लेकिन स्नोमैन, मैंने पूछा, तुमने उसे उसके अंदर कैसे डाला? अंजलि ने अपनी हथेलियों को देखा जो अब लाल लग रही थी। मैं कॉलेज में स्कल्पचर आर्टिस्ट थी, यानी कि मूर्तिकार बिद्दू जी। मुझे मिट्टी और प्लास्टर से खेलना बहुत अच्छे से आता है। उसने बताया कि राकेश को मारने के बाद मैंने देखा स्नोमैन का पिछला हिस्सा थोड़ा कमज़ोर था। मैंने गार्डन का वो पाइप उठाया। मैंने स्नोमैन का पिछला हिस्सा काटा, राकेश को अंदर बिठाया और फिर मैंने पाइप से पानी और बर्फ का मिश्रण बनाया। वो मिश्रण सीमेंट की तरह काम करता है। मैंने दरारों को भर दिया। -10 डिग्री में वो 15 मिनट में पत्थर बन गया। अमन ने अंजलि की तरफ उदासी से देखा। कला का इस्तेमाल जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होता है अंजलि जी, मौत को छिपाने के लिए नहीं। पुलिस अंजलि को ले गई। विक्की को चोरी के इल्जाम में सजा होगी, लेकिन कत्ल का इल्जाम अंजलि पर आया। बाहर धूप तेज हो गई थी। वो विशाल स्नोमैन अब पिघलना शुरू हो गया था। अमन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बर्फ चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो पिद्दू, सूरज की गर्मी उसे पिघला ही देती है। जुर्म भी बर्फ जैसा होता है, उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। कभी न कभी वो पिघल कर सच बाहर उगल ही देता है। हमने अपना सामान पैक किया। गुलमर्ग की वो वादियां अब भी खूबसूरत थीं, लेकिन उस खूबसूरती में अब एक उदासी सी घुल गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।